So, hi everyone. Hope you guys are doing well in your studies. So, in this lecture, we are going to cover our remaining part of Unit 3 of Indian Contract Act. So, without wasting any more time, let's start. So, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ जो हमारे लास्ट क्लास में हुआ था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए और जो हमारी कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट फ्री होने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि उसके अंदर कोई भी कोर्शन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए एंड उसके अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो CUFM के अलावा बनी है तो उसको हम बोल देते हैं दैट द कंसेंट विल बी फ्री। तो अदर एसेंशियल एलिमेंट में उससे अगला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, मतलब जो हमारा उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो और जो बदले में हमारे पास चीज आ रही है वो दोनों हमारी लीगल होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शुड बी लीगल। Legality, object and consideration is your next essential points of a contract. Consideration or object of a contract is said to be illegal if बात हमने क्या पढ़ी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है या जो फीचर है वो हमारा लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। बट हम उसको इलीगल कब बोलेंगे? जब हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करी हो, ऐसा कोई एक्ट करने की कोशिश करी जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, मतलब जो लॉ ने मना कर रखा हो और फिर भी मैं करना चाह रहा हूं उसे, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर मेरा कंसिडरेशन या मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिससे लगे कि हम इंडियन लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। या फिर वो कैसा हो? फ्रॉडलेंट हो। या फिर वो किसी की पर्सन को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करे, नुकसान पहुंचाए किसी पर्सन को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, तो भी वो हमारा इनवैलिड माना जाएगा, मतलब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। When the consideration is immoral, immoral मतलब जो सही नहीं है, मतलब जो मोरल वैल्यू से, एथिकल वैल्यू से सही नहीं है, वैसा ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। और when the consideration is opposed to public policy, या फिर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हुई तो भी हम उसको void एग्रीमेंट यानी नॉट ए वैलिड एग्रीमेंट ट्रीट करेंगे। बट कब हम बोलेंगे कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी, मतलब मैंने ऐसे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका रिलेशनशिप कंट्री एट वॉर के साथ है, मतलब जिस कंट्री का वॉर इंडिया के साथ चल रहा है उसके सारे सिटीजन इंडिया के लिए क्या हो जाएंगे? एनिमी। और मैं उसके साथ अगर रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं तो ये सही नहीं माना जाएगा और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। एनी ट्रेड विद अ पर्सन having an alliance with the country at war is opposed to public policy। अगर मैंने ऐसे किसी कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा है जो कंट्री एट वॉर है तो वो हमारा इनवैलिड या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। दूसरा, एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? किसी प्रोसिक्यूशन को चलने से रोकना। स्टिफल का क्या मतलब होता है? स्टिफल का मतलब जकड़ना या फिर रोकना कह लो। तो यहाँ पे एन एग्रीमेंट टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन इज वॉइड, मतलब मैं प्रोसिक्यूशन को, मैं केस को चलने से रोक रहा हूं या फिर जो एग्रीड पार्टी है मैं उसको पैसे दे रहा हूं ताकि वो केस ना करे, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक ए ट्रेड ऑफ फेलोनी। फेलोनी क्या होता है? हमारा अपराध। अब आप एक बात सुनो, मैंने कोई अपराध किया और एग्रीड पार्टी को मैंने पैसे दे दिए और ये बोला कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे। दूसरा अपराध किया, दूसरे को पैसे दे दिए। तीसरा अपराध किया, तीसरे को पैसे दे दिए। ऐसे कही तो मैंने बिजनेस बना लिया भाई कि अपराध किया मतलब इलीगल काम किया और पैसे दे दिए, मर्डर किया पैसे दे दिए, चोरी करी पैसे दे दिए। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ फेनली, मतलब मैं यहाँ पे अपराधों का ट्रेड नहीं कर सकता, मैं किसी को केस करने से नहीं रोक सकता। अगर मैंने रोका है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी ऑफेंस इज आल्सो इलीगल, मतलब मैं किसी को पैसे देके कह रहा हूं कि आप केस नहीं करोगे, मतलब मैंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया और किसी को केस करने से रोक दिया, तो ये भी हमारा इनवैलिड माना जाएगा। तो ये तो हमारा स्टिफल प्रोसिक्यूशन दिसंबर 23 में क्वेश्चन सिर्फ इस पे आया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टिफल प्रोसिक्यूशन। आपके पास मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी पे आ सकता है, सो मार्क इट इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी एग्रीमेंट। मेंटेनेंस एग्रीमेंट क्या होता है? where a person promised to maintain a shoot in which he has no interest, मतलब वो कोई शूट को मेंटेन करना चाह रहा है
बट उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए, बी एंड सी है। मिस्टर ए एंड बी गहरे फ्रेंड्स हैं, आया समझ में। अब मिस्टर बी का सी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया, जिससे कि बी का काफी लॉस हो गया। ए इसको बोलता है बी को कि आप सी के ऊपर केस फाइल करो। बी कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं केस फाइल कैसे करूं, लीगल एक्सपेंसेस कहां से लेके आऊंगा मैं। ए बोलता है कि लीगल एक्सपेंसेस आपको मैं पे करूंगा, बट आपको न्याय मिलना चाहिए। अब ये बताओ, क्या ए का कोई केस में इंटरेस्ट है? नहीं है, बट फिर भी वो बी को प्रोमिस कर रहा है कि आपका केस मैं मेंटेन करूंगा, पैसे सारे मैं लगाऊंगा, बट उसका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस एग्रीमेंट। बट वहीं पे अगर ए का सेल्फ इंटरेस्ट होता, कैसे? वो बोलता कि सी से जितने भी पैसे आपको आएंगे उसका 5% मुझे चाहिए, वो मेरी लीगल फीस होगी। तो वो हो गया मेरा चैम्पर्टी एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें कुछ उसके सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो किसी को केस करने में हेल्प कर रहा है, उसका कोई सेल्फ मोटिव भी है। वेयर ए पर्सन प्रोमिस टू मेंटेन अ शूट ऑफ अदर इन विच ही हैव सम पर्सनल बेनिफिट, जहां पे उसका पर्सनल बेनिफिट होता है, अगर पर्सनल बेनिफिट की वजह से वो किसी के शूट को मेंटेन करे तो वो हमारा चैम्पर्टी एग्रीमेंट होता है। और दोनों ही एग्रीमेंट हमारे वैलिड माने जाएंगे, पर दो केसेस में ये वैलिड नहीं माने जाएंगे। वो दो केसेस कौन से हैं? पहला, अगर वो अनरीजनेबल हो, मतलब मैं सामने वाले को परेशान करने के लिए बेवजह केस फाइल करवा रहा हूं, तो भी इनवैलिड है। या फिर मैलिशियस मोटिव से हो, मतलब मेरा इरादा ठीक ना हो, तो भी इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। अब इसमें तीन वर्ड्स यूज किए, तीन वोकैब यूज हुई है हमारे इसमें। पहला ट्रैफिकिंग, दूसरा पब्लिक ऑफिस और तीसरा टाइटल। ट्रैफिकिंग क्या होता है? बिजनेस करना। पब्लिक ऑफिस मतलब कोई गवर्नमेंट पोस्ट। टाइटल मतलब रिकॉग्निशन, जैसे पद्म विभूषण हो गया, या फिर जो पुलिस वालों को बैजेस लगते हैं यहाँ पे, स्टार्स वगैरह, वो सब। तो यहाँ पे अगर मैंने रिश्वत देके कोई गवर्नमेंट सीट ली है, या फिर मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है किसी बंदे के साथ कि मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, मेरे को आईटी लगवा दो, मुझे कोई गवर्नमेंट पोस्ट दिला दो, गवर्नमेंट नौकरी दिला दो मुझे, तो अगर मैंने गवर्नमेंट सीट का बिजनेस किया है तो वो भी हमारा इनवैलिड या वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, पोस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। या फिर मैंने पैसे देके कोई रिकॉग्निशन लिया है, लेट्स से मैंने बैजेस ले लिए, स्टार्स ले लिए मैंने 2, तो ये क्या, ये इनवैलिड माना जाएगा। An agreement for trafficking business with respect to public offices are void. Example, agreement to pay money to public servant induce him to left the office. मैंने उसको कहा कि यार तेरे पास मेरा नंबर है, मतलब जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी पोस्ट मुझे मिलनी है, और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, आप 2 साल पहले रिटायर हो जाओ ताकि मैं उस पोस्ट पे अलॉट हो जाऊं। तो मतलब मैंने किसी को इंड्यूस किया कि वो मुझे पब्लिक सीट अलॉट कर दे, ये इनवैलिड माना जाएगा, मतलब पोस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। दूसरा, पे मनी टू गेट द एनी रिकॉग्निशन, कोई भी रिकॉग्निशन मुझे लेने के लिए मैंने पैसा पे किया हो, तो भी वो ट्रैफिकिंग विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक रिकॉग्निशन माना जाएगा, जैसे कि मेडल लेने के लिए, पद्म विभूषण वगैरह, पद्मश्री वगैरह, और या फिर बैजेस लेने के लिए, स्टार्स वगैरह लेने के लिए, तो वो हमारा बिजनेस माना जाएगा कि मैं गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, रिश्वत दे रहा हूँ, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद एग्रीमेंट टेंड टू क्रिएट मोनोपोलीज, मतलब मैंने और पड़ोस वाले ने मिलकर कर लिया कि हम लोग ना अगले एक महीने सामान नहीं बेचेंगे, और जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो हम प्राइस रेस करके उसको सेल करेंगे, मतलब हमने मोनोपोली बना ली जिससे कि पब्लिक का नुकसान होगा, तो वो भी हमारी इनवैलिड मानी जाएगी। और इनवैलिड है तो हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज अरेंजमेंट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट कह सकते हो आप। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट द मैरिज इज ऑल्सो वॉइड, मतलब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी को, या फिर ए बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे लिए एक ब्राइड प्रोक्योर करवा दो, मतलब मेरे लिए दुल्हन ले आओ, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हमारा वॉइड माना जाएगा, मतलब मैं किसी के साथ शादी के लिए कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकता। ओके। दूसरा, बट मैरिज ब्यूरोज जो होते हैं वो दुल्हन या दुल्हा प्रोवाइड नहीं करवाते, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप उनसे शादी कर सकते हो अगर आपका तालमेल बैठे तो वो सिर्फ
नेगोशिएट नहीं करवाते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद इंटरफेरेंस विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस को या फिर जज को किसी जुडिशियल ऑफिसर को रिश्वत खिलाना ताकि वो मेरे फेवर में अपना डिसीजन सुना दे, कोल्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस वॉइड एग्रीमेंट। एनी एग्रीमेंट टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट करप्टली इज वॉइड। अगर मैं किसी जुडिशियल ऑफिसर के साथ करप्शन में इंक्लूड होता हूं, मतलब उसको मैं रिश्वत देने की कोशिश करता हूं, तो वो हमारा वॉइड माना जाएगा, बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्यों भाई? अब मान लो कि निर्दोष है, मैंने किसी का नुकसान कर दिया, किसी निर्दोष का, ठीक है, अब जो डिसीजन आना है वो मेरे अगेंस्ट आना है, बट मैंने पैसे देकर अपने फेवर में ले लिया, तो इससे तो पब्लिक का नुकसान हुआ ना। दैट्स वाई ऐसे एग्रीमेंट हमारे वॉइड माने जाते हैं। फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स। इस पार्ट्स का मतलब समझो क्या होता है, मतलब मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमारा लीगल, एक पार्ट हमारा इलीगल, तो लीगल वाला वैलिड माना जाएगा, इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। जैसे मैंने 1000 केजी ड्रग्स परचेज किए, 500 मैंने परचेज किए मेडिसिनल पर्पज से, 500 मैंने परचेज किए मेडिसिनल पर्पज से, एंड 500 मैंने परचेज किए टुवर्ड द इलीगल वर्क, ओके, टू द इलीगल ट्रेड। तो उसमें जो मैंने मेडिसिनल पर्पज के लिए परचेज किया है वो वैलिड माना जाएगा, बट जो मैंने सिर्फ काला धंधा करने के लिए किया है वो वॉइड माना जाएगा। इफ एनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व एनी टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट हो, उनमें से एक लीगल हो और दूसरा इलीगल हो, तो लीगल वाला वैलिड माना जाएगा और इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। तो ये था हमारा ऐसे एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। अब दूसरा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो। ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करके है गवर्नमेंट ने? पहला, मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। अगर हमारा जो एग्रीमेंट है वो अगर इनकम्पिटेंट पार्टीज करते हैं, इनकम्पिटेंट मतलब या तो माइनर या फिर इंसॉल्वेंट या फिर अनसाउंड माइंड, तो ऐसे एग्रीमेंट हमेशा हमारे वॉइड माने जाएंगे। एग्रीमेंट अंडर बायलैटरल मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक के अंदर, सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक जो हो रही है उसमें दोनों पार्टी से इंक्लूड हो, तो भी वो हमारा वॉइड माना जाएगा। व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल या फिर अनलॉफुल हो, व्हेन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये समझना क्या होता है, मतलब मैंने एग्रीमेंट किया कि आप उसके साथ शादी नहीं करोगे, तो ऐसे एग्रीमेंट भी इनवैलिड माने जाएंगे। एक एग्जांपल है इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। यहाँ पे बी और सी की मैरिज होने वाली है, शादी होने वाली है, पर ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 10 लाख रुपए प्रोवाइड करूंगा, आप सी के साथ मैरिज नहीं करोगे। मतलब मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया जस्ट टू रिस्ट्रेन हिम टू मैरी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी हमारा वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। फिर दूसरा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर मैंने किसी को बोला है कि आप बिजनेस नहीं करोगे, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट भी हमारा वॉइड माना जाएगा, क्योंकि मैं किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकता। बट कोई सर्विस एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो हमारा वैलिड माना जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट सर कैसे? अगर मान लो कोई इंप्लॉय आ रहा है, मतलब इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और इंप्लॉयर ने इंप्लॉयर को बोला है कि जब तक आप हमारी कंपनी में इंप्लॉय हो, आप किसी और कंपनी के साथ एंगेज नहीं करोगे और आप सेम नेचर ऑफ बिजनेस अपना शुरू नहीं करोगे, ओके, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे वैलिड माने जाते हैं। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या है? ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, जब तक आप पार्टनरशिप में हो, आप कोई और बिजनेस कैरी आउट नहीं करोगे, तो ऐसे एग्रीमेंट अगर है, ये हमारे वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये देखना क्या होता है। मतलब हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेंगे कभी भी, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पी है और एक क्यू है, ये दोनों पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं। इन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कभी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे,
मतलब कुछ भी हो जाए हम अपने डिस्प्यूट को कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट कि हम एक दूसरे के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं फाइल करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट भी हमारे वॉइड माने जाते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब अगर मान लो हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी किया है कि हम लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। कब? एग्री टू सबमिट द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, या तो हमने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट राइज हुआ फ्यूचर में तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या फिर कोई फ्यूचर एग्रीमेंट किया हमने कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन की हेल्प लेंगे। तो बच्चों पहले इसमें आप ये समझो कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। एक होता है सॉल्यूशन लेने का तरीका कि हम कोर्ट के पास चले जाएं। दूसरा होता है सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के बाहर ही हमने सेटलमेंट कर दी, तो वो होता है आर्बिट्रेशन। कि हम कोर्ट के पास नहीं जा रहे, हम किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन सुनाएगा और वो हम दोनों के ऊपर बाइंड होगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। तो मैं अगर मान लो कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग कोर्ट में नहीं जा रहे, हम लोग किसी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। जैसे पुराने जमाने में लोग सरपंच के पास जाते थे, या फिर हम आज ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर की हेल्प लेंगे, तो ये भी वैलिड माना जाएगा। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, या फिर अनसर्टेन है किसी का मतलब तो वो भी वॉइड। विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो वो भी वॉइड। इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट किया है वो भी वॉइड। जैसे आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा। आप मुझे 15 लाख रुपए दो, मैं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करके दिखाऊंगा। या फिर आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं एक ट्रेजर फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, आपको खजाना निकाल के दिखाऊंगा मैजिक से। तो ये सारे एग्रीमेंट हमारे वॉइड माने जाएंगे। और एक ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड है दैट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। ये वॉइड ही नहीं कि हमारा इलीगल एग्रीमेंट भी होता है, सट्टाबाजी, उसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। सट्टाबाजी एग्रीमेंट को वेजरिंग बोलते हैं। और वेजरिंग होने के क्या एसेंशियल पॉइंट्स, मतलब कब हम बोलेंगे कि एक एग्रीमेंट वेजरिंग है? पहला, अगर वो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड हो, एंड अगर वो अनसर्टेन इवेंट हुआ या वो नहीं हुआ, इस चीज के ऊपर मेरी शर्त लगी है। जैसे इंडिया मैच हारेगी या इंडिया मैच जीतेगी, पहला तो होना है ना होना है, और दूसरे एक अनसर्टेन इवेंट भी कि हार भी सकती है और जीत भी सकती है, तो ये दो एलिमेंट होने चाहिए। प्रोमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, अगर हारा तो इतने पैसे दूंगा, जीता तो इतने पैसे दूंगा या लूंगा। तो मतलब कुछ पैसों का लेन देन हो, कि हार जीत के ऊपर पैसों का लेन देन हो, तो होता है वेजरिंग। दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का ही दोनों चांसेस होने चाहिए, हारने के भी और जीतने के भी। इंटेंशन कैसे होनी चाहिए? बेट लगाने की, शर्त लगाने की, और कोई भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट उस मैटर में नहीं होना चाहिए। जैसे अब इंडिया की हार और जीत पे सट्टा लग गया या फिर कोई बेट लगी हुई है, अब ये बताओ क्या मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें? नहीं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेरे पैसों में है कि हारा तो मुझे देने पड़ेंगे, जीता तो मुझे मिलेंगे। ये सारे एग्रीमेंट हमारे इलीगल होते हैं, सट्टाबाजी वाले होते हैं, और ये हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर, अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जो वेजरिंग जैसी है, सट्टाबाजी जैसी है। लॉटरी ट्रांजेक्शन, लॉटरी हमारी इलीगल होती है, बट अगर वो गवर्नमेंट चलाए तो इलीगल नहीं होगी, बस वॉइड होगी। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस हो गया, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस हो गया, या फिर हॉर्स रेट्स ट्रांजेक्शन हो गया। हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन में अगर 500 से कम है तभी वो वेजर माना जाएगा। आगे है ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर बट नॉट वॉइड, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो वेजर जैसी हैं बट वो वैलिड, सॉरी वॉइड नहीं है, वैलिड है। चिट फंड, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये हमारे वैलिड माने जाएंगे। इवन दो वेजरिंग जैसे लगते हैं बट ये वेजरिंग बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग। इंश्योरेंस और वेजरिंग में क्या डिफरेंस है? पहला मीनिंग, मीनिंग में क्या डिफरेंस है देखो एक बार। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम इंडेमनिफाई करने का वादा करते हैं किसी को कि अगर इसको लॉस हुआ, जैसे आप ये लगाओ मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर सामने वाला बीमार पड़ेगा और मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करेगा तो मैं उसको इंडेमनिफाई कर दूंगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको सारा का सारा पैसा रिम्बर्स करवा देंगे। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, सॉरी इंडेमनिफाई करने का। वेजरिंग कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, इसमें बस ये होता है कि हारा और जीता तो मैं इतना पैसे पे करूंगा। कंसिडरेशन, क्या इंश्योरेंस लेने के लिए प्रीमियम पे करता हूं मैं? हाँ जी करता हूं, तो कंसिडरेशन इसमें होती है। बट सट्टा लगाने के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती। इंटरेस्ट, पार्टीज का इंश्योरेंस में इंटरेस्ट होता है,
बट वेजरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एनफोर्सेबिलिटी, इंश्योरेंस वैलिड होते हैं और वेजरिंग जैसा कि हमने पढ़ा वॉइड और इलीगल होते हैं। प्रीमियम, जो इंश्योरेंस का अमाउंट निकलता है वो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन पे निकलता है कि इतना मान लो 15,000 रुपये महीना में पे करना है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है, ठीक है, हमारी इनकम क्या है, क्या पॉलिसी हमने ली है, इन सब पर डिपेंड करता है। बट जब हम बेट लगाते हैं और जो हम अमाउंट सेट करते हैं उसकी कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं होती है। पब्लिक वेलफेयर, आपको पता है इंश्योरेंस पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है, और सट्टाबाजी तो पब्लिक को नुकसान ही देता है। तो वेजरिंग में कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं होता। तो ये था अपनी पूरी यूनिट नंबर 3। इसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कोई पर्टिकुलर समझना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते